श्री त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार विमल बोलो जुबान केसरी। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित झा। खबरों की आपाधापी में कई खबरें होती हैं जो छूट जाती हैं, नजरों से ओझल हो जाती हैं। ऐसे में रात 10 बजे हम आपसे पूछते हैं, क्या ये खबर आपने देखी? शुरुआत संसद के शीतकालीन सत्र की खबर से। शीतकालीन सत्र से पहले ही विपक्ष ने हंगामे की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, लेकिन विपक्ष एसआईआर के बहाने सदन में हंगामा करने की चेतावनी दे रहा है। सवाल यह है कि क्या संसद बहस के लिए है या राजनीतिक अखाड़े के लिए? इस सत्र में आर्थिक सुधारों से जुड़े कई बड़े बिल भी पेश होने हैं। देश की प्रगति का सवाल है, लेकिन विपक्ष फिर वही पुराना खेल खेलने पर उतारू है। आखिर संसद की कार्यवाही में रोड़ा क्यों अटकाना चाहता है विपक्ष? पूरी रिपोर्ट देखिए। एक दिसंबर से संसद के शीतकालीन सत्र की शुरुआत होने वाली है। सत्र से ठीक एक दिन पहले सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई ताकि संसद सुचारू तरीके से चल सके, जनता के मुद्दों पर बहस हो सके और देश आगे बढ़ सके। लेकिन सवाल है कि क्या विपक्ष इसकी इजाजत देगा? सवाल इसलिए क्योंकि करीब 2 घंटे की सर्वदलीय बैठक के बाद केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू सामने आए। रिजिजू ने कहा कि संसद में सरकार हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है। संसद सभी की है और नियमों के मुताबिक हर सवाल सुना जाएगा। लेकिन विपक्ष को नियम कब पसंद आते हैं? नियमों में काम होता है और काम के समय विपक्ष गायब रहता है। पॉलिटिकल पार्टीज में डिफरेंसेस होते हैं, अपने अपने आइडियोलॉजीज, अपना अपना एजेंडा लेकर के सबको काम करना होता है, तो डिफरेंसेस होगा। डिफरेंसेस के बावजूद भी अगर हम सब ये तय करें कि हाउस डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, जो भी विरोध करना है सदन में बात करके विरोध करना है, सदन को हम किसी तरीके से बंद नहीं करना चाहिए, हाउस प्रोसीडिंग चलना चाहिए। अगर हम सब मिलकर तय करेंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगा, लोकतंत्र मजबूत होगा। एक तरफ सरकार विपक्ष को साथ लेकर हर मुद्दे पर चर्चा को तैयार है, देश को तरक्की के रास्ते पर आगे ले जाना चाहती है, तो वहीं विपक्ष में बैठे कुछ सियासी दल सरकार को ही सीधी चेतावनी दे रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने तो यहाँ तक कह दिया है कि एसआईआर पर चर्चा नहीं हुई तो सदन ही नहीं चलने देंगे। जिस तरह से जल्दबाजी में एसआईआर की जा रही है, इससे करोड़ों लोगों के वोट कटने की आशंका हो गई। हम इस हाउस को नहीं चलने देंगे अगर एसआईआर पर चर्चा नहीं होगी। समाजवादी पार्टी की इस चेतावनी के बाद अब सवाल ये कि क्या संसद को ब्लैकमेल करके राजनीति की दुकान चमकाई जा रही है? क्या समाजवादी पार्टी और उनके साथी तय करेंगे कि संसद कब चलेगी और कब नहीं, या फिर विपक्ष का असली एजेंडा ही विकास को रोकना है और संसद को सड़क की रैली बनाना है? दरअसल विपक्षी नेता अपनी अपनी शिकायत लेकर खड़े हैं। किसी को जीडीपी से समस्या है, किसी को एसआईआर में गड़बड़ी लगती है, तो कोई एसआईआर के टाइम टेबल पर ही सवाल खड़े कर रहा है। लेकिन जब जनता के असली मुद्दों पर चर्चा की बात आती है तो पूरे विपक्ष को मानो सांप सूंघ जाता है, पूरा विपक्ष खामोश हो जाता है। इसमें हमारा मुख्य मुद्दा होगा कैसे लोकतंत्र की रक्षा हो, मतों के अधिकार की रक्षा कैसे हो, जो हमारा सबसे बहुमूल्य कोहिनूर हीरा मिला है देश की आज़ादी के बाद संविधान में। जिस तरह एसआईआर कराई जा रही, इतने कम समय में तो एक जिले की नहीं हो सकती, पूरे प्रदेश की कैसे हो? एसआईआर को लेकर के लोगों के मन में जो चिंता है, फर्ज कीजिए अगर हम सर्वोच्च न्यायालय ना गए होते तो जो भी रिलीफ मिला है डॉक्यूमेंट्स को लेके वो भी ना मिला होता। तो इन विषयों पे एक व्यापक चर्चा
मैं समझता हूं कि बेहद आवश्यक है, अन्यथा संसद को सिर्फ एक म्यूजियम नुमा इमारत के रूप में ना देखा जाए। देश में जब से एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हुई है, तभी से ही विपक्ष, खासकर कांग्रेस, एसआईआर पर सवाल खड़े कर रही है। लेकिन हकीकत ये है कि वही एसआईआर बिना किसी गड़बड़ी के बिहार में 1 महीने में पूरा हो गया। बिहार में एसआईआर प्रक्रिया में न तो कोई शिकायत आई और न ही किसी का गलत तरीके से नाम काटा गया। पूरा बिहार में एसआईआर का काम 1 महीने में हुआ। एक कंप्लेन नहीं आया है जो कोई ये कहे कि वोटर लिस्ट में उसका नाम काट दिया गया। इतना वोटर टर्नआउट आज तक बिहार में नहीं हुआ। कोई एक आदमी ने नहीं कहा कि उनका वोटर लिस्ट में नाम नहीं था या काट दिया गया। जो लोग इसके खिलाफ जा रहे थे वो तो सामने में रिजल्ट है। बिहार के चुनाव में भी जनता ने अपना कुछ मतदान के करके जो मत सुनाया, उसके बाद परिस्थितियां बदली भी है ना। इलेक्शन कमीशन मेरे हिसाब से बहुत अच्छा काम कर रहा है। इस समय 12 राज्यों में एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है। आपको बता दें कि जिस शीतकालीन सत्र को विपक्ष हंगामे की भेंट चढ़ाना चाहता है, वो सत्र देश की प्रगति के लिहाज से बहुत अहम है, क्योंकि इसी सत्र में 14 बड़े बिल पेश होने की संभावना है। इस सत्र में आर्थिक सुधारों से जुड़े बिल, स्वास्थ्य सुरक्षा से राष्ट्रीय सुरक्षा उपकर विधेयक, केंद्रीय उत्पाद शुल्क संशोधन विधेयक, भारतीय उच्च शिक्षा आयोग विधेयक, बीमा कानून संशोधन, दिवाला संहिता में अहम बदलाव, कॉर्पोरेट कानून में सुधार, परमाणु ऊर्जा विधेयक और राष्ट्रीय राजमार्ग संशोधन विधेयक समेत कई बिल इस सत्र में पेश होने हैं। यानी देश को आगे बढ़ाने वाले बिल संसद के शीतकालीन सत्र में पेश होने वाले हैं। लेकिन विपक्ष की दिलचस्पी इन बिलों में नहीं है। विपक्ष की दिलचस्पी संसद को रोकने, संसद का काम ठप करने और देश को फिर से पुरानी राजनीति में उलझाने की है। ऐसे में सवाल ये कि संसद में हंगामा करने की तैयारी के पीछे विपक्ष की मंशा क्या है? क्या विपक्ष नहीं चाहता है कि देश आगे बढ़े? क्या विपक्ष संसद में रुकावट डालकर लोकतंत्र को नुकसान पहुंचाना चाहता है? क्या विपक्ष की राजनीति जनता के हितों से बड़ी हो चुकी है? बहरहाल अब देश भर की निगाहें कल से शुरू हो रहे संसद के शीतकालीन सत्र पर होगी। देखना होगा कि इसमें विपक्ष का कैसा आचरण रहता है। क्या विपक्ष जनता के मुद्दों को लेकर सरकार से सीधा सवाल जवाब करेगा या फिर संसद की कार्यवाही को एसआईआर के नाकाम एजेंडे से बाधित करने की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इससे पहले याद होगा आपको, मॉनसून सत्र भी विपक्ष के हंगामे की भेंट चढ़ गया था। वहां भी कई मुद्दों पर विपक्ष हंगामा करता रहा। सरकार चर्चा के लिए तैयार भी हुई, लेकिन विपक्ष वॉकआउट कर गया। अब सवाल है एसआईआर के मुद्दे पर, जहां विपक्ष हंगामा करने के मूड में है, उस मुद्दे पर बिहार की जनता ने मैंडेट दे दिया है कि यह मुद्दा था ही नहीं, लेकिन फिर भी इसे मुद्दा बनाने की कोशिश की जा रही है। बंगाल में, पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासत चरम पर है। एक तरफ ममता सरकार है जो संसद से लेकर सड़क तक एसआईआर का विरोध कर रही है, वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग जो लगातार बंगाल सरकार को फटकार पर फटकार लगा रही है। बीएलओ की मौत पर ममता बनर्जी सरकार केंद्र को घेर रही है, लेकिन इसी ममता सरकार ने अब तक बीएलओ को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया है और इसी देरी पर चुनाव आयोग ने कड़ी नाराजगी जताई है। अब सवाल यह है कि क्या ममता सरकार एसआईआर के मुद्दे पर सिर्फ और सिर्फ राजनीति कर रही है या फिर बीएलओ की तकलीफों पर सिर्फ बयानबाजी कर रही है? पश्चिम बंगाल में एसआईआर को लेकर सियासी बवंडर खड़ा हो गया है। ममता सरकार एसआईआर का विरोध कर रही है, संसद में हंगामा करने की धमकी दे रही है। लेकिन असली सवाल कुछ और ही है। सवाल ये कि क्या एसआईआर का विरोध करने वाली बंगाल सरकार खुद बीएलओ को उनका हक दे रही है? आपको जानकर हैरानी होगी कि बंगाल की ममता सरकार ऐसा नहीं कर रही है। वो सिर्फ बीएलओ को हथियार बनाकर इलेक्शन कमीशन और सरकार पर निशाना साध रही है। दरअसल बंगाल सरकार ने बीएलओ को बढ़ा हुआ मानदेय नहीं दिया है। पहले बीएलओ का मानदेय 6,000 रुपए था, लेकिन अब नियमानुसार बीएलओ को 12,000 रुपए का मानदेय देना है।
मतलब साफ है, बीएलओ बीएलओ चिल्लाने वाली ममता सरकार खुद बीएलओ की सुध नहीं ले रही है। खजाना शायद खाली है या फिर नीयत में खोट है। वजह चाहे जो भी हो, लेकिन दीदी बीएलओ को उनका अधिकार नहीं देना चाहती। लिहाजा चुनाव आयोग ने इस मुद्दे पर दो टूक कह दिया है कि बंगाल सरकार बीएलओ का बढ़ा हुआ मानदेय तुरंत जारी करे। चुनाव आयोग ने मानदेय जारी करने में हो रही देरी को अजीब और अनुचित बताया है। लोग आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए, इस लड़के ने कल आत्महत्या की और चिट्ठी लंबी लिखी। देखिए, उसने कल चिट्ठी लिखी, कितना दबाव है कि हम कर नहीं पा रहे हैं, इसलिए हम तनाव में हैं। उसने आत्महत्या कर ली। सर्विस से रोजाना ये हो रहा है। लेकिन इलेक्शन कमीशन हम लिख के दे चुके हैं, मिलके मैं पूरे इलेक्शन कमीशन के सामने में गया, लिख के दिया कि समय बहुत कम है, इसको बढ़ाइए। ये इतने दबाव में है, 20 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं लोगों के, और कई जगह से ये सूचना मिल रही है, बीएलओ से कहा जा रहा है इन लोगों के वोट मार दीजिए, काट दीजिएगा। चुनाव आयोग ने देश भर के बीएलओ का मानदेय बढ़ा दिया है, लेकिन अकेले पश्चिम बंगाल में इस बढ़ोतरी को अब तक लागू नहीं किया गया है। चुनाव आयोग ने टीएमसी नेताओं से भी सवाल पूछा था कि जब सभी राज्यों में बढ़ा हुआ मानदेय जारी कर दिया गया है तो बंगाल में देरी क्यों हो रही है, लेकिन ममता सरकार की तरफ से अब तक कोई ठोस जवाब नहीं दिया गया है। खास बात यह है कि वही ममता सरकार है जो संसद में एसआईआर पर चर्चा चाहती है और आरोप लगा रही है कि एसआईआर की वजह से बीएलओ की मौतें हो रही हैं। टीएमसी ने तो चुनाव आयोग को बकायदा 40 मौतों की लिस्ट भी सौंप दी है, लेकिन बड़ा विरोधाभास देखिए। एक तरफ एसआईआर पर राजनीति तो दूसरी तरफ बीएलओ का मानदेय रोक कर बैठी है खुद पश्चिम बंगाल की ममता सरकार। उसको कोर्ट में जाना चाहिए। इलेक्शन कमीशन के खिलाफ तृणमूल कांग्रेस को इतने बड़े बड़े लॉयर क्यों नहीं जा रहे हैं? नहीं, अभी तो जो भी मरेगा या सुसाइड करेगा उसका कारण टीएमसी बोलेगा ऐसा है। जैसे कभी डेंगू हुआ करता था तो बोलते थे कि अननोन फीवर, डॉक्टर को बोला जाता था कि लिखो आप अननोन फीवर, तो ऐसे ही चलेगा। चुनाव आयोग लगातार बंगाल सरकार को पत्र भेज रहा है, पहले कोलकाता पुलिस कमिश्नर को और फिर डीजीपी को। चुनाव आयोग ने साफ शब्दों में कहा है कि बीएलओ और एसआईआर से जुड़े कर्मचारियों को धमकियां मिल रही हैं, उनकी सुरक्षा सुनिश्चित की जाए। फील्ड वर्क में रुकावट बर्दाश्त नहीं की जाएगी। वहीं दूसरी ओर चुनाव आयोग ने 12 राज्यों में एसआईआर की समय सीमा बढ़ा दी है ताकि जनता को अपना नाम जोड़ने और सुधार करने का पर्याप्त समय मिल सके। अब एसआईआर की प्रक्रिया 11 दिसंबर 2025 तक चलेगी। 12 से 15 दिसंबर के बीच कंट्रोल टेबल तैयार किया जाएगा। 16 दिसंबर को ड्राफ्ट लिस्ट जारी होगी और 14 फरवरी 2026 को फाइनल लिस्ट जारी होगी। ममता सरकार एसआईआर को राजनीतिक रंग दे रही है। संसद में केंद्र सरकार को घेरने का एजेंडा बना चुकी है। टीएमसी कह रही है कि अगर सरकार सदन चलाना चाहती है तो एसआईआर पर बहस करनी होगी, लेकिन बंगाल सरकार को चुनाव आयोग की फटकार ने तस्वीर साफ कर दी है। समस्या एसआईआर नहीं, समस्या एसआईआर का राजनीतिक इस्तेमाल है। बहरहाल एसआईआर पर सियासी घमासान जारी है। ऐसे में चुनाव आयोग की फटकार के बाद अब देखना होगा कि बंगाल की ममता सरकार बीएलओ का बढ़ा हुआ मानदेय जारी करती है या इस पर राजनीति इसी तरह से जारी रहेगी। क्योंकि सवाल सिर्फ एसआईआर का नहीं है, सवाल लोकतांत्रिक प्रक्रिया का है और उन 80,000 बीएलओ का भी है जो अपने हक का इंतजार कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। साफ है, बीएलओ की हितैषी होने का दावा करने वाली ममता दीदी अगर जरूरी उनके पक्ष में रहती तो मानदेय अब तक जारी कर दिया गया होता, लेकिन साफ तौर पर एसआईआर के नाम पर यह राजनीति है और राजनीतिक हथियार बनाया जा रहा है बीएलओ को। बिहार का रुख करेंगे। बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों और नई सरकार के शपथ ग्रहण के बाद अब सभी की नजर स्पीकर की कुर्सी पर है और बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। 202 के आंकड़े के साथ एनडीए का स्पीकर चुना जाना तय है।
लेकिन सवाल है कि क्या 35 सीटों पर सिमटा विपक्ष भी इस पद के लिए कोई प्रत्याशी देगा? नीतीश कुमार प्रचंड बहुमत के साथ तैयार है नीतीश सरकार। जबरदस्त हार की मार के बाद विपक्ष कर पाएगा वार। स्पीकर चुनाव के लिए 202 विधायकों के साथ एनडीए है तैयार। 35 सीटों पर सिमटा विपक्ष, क्या दे पाएगा उम्मीदवार? 18वीं बिहार विधानसभा का पहला सत्र सोमवार यानी 1 दिसंबर से शुरू हो रहा है। एक तरफ एनडीए की प्रचंड जीत के बाद नीतीश कुमार 10वीं बार मुख्यमंत्री बने हैं, यानी नई सरकार अपने पूरे दमखम के साथ दिखेगी। तो दूसरी तरफ जबरदस्त हार की मार के बाद से उबरने में जुटा विपक्ष भी कम संख्या होने के बावजूद सरकार को घेरने की कोशिश करेगा। लेकिन नजरें टिकी हैं बिहार विधानसभा के नए स्पीकर की कुर्सी पर। बिहार विधानसभा अध्यक्ष के पद पर नामांकन के लिए अधिसूचना जारी हो गई है। सत्र के पहले दिन प्रोटेम स्पीकर नरेंद्र नारायण यादव सभी 243 नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। उसी दिन स्पीकर पद के लिए नामांकन होगा और नाम वापसी होगी। अगले दिन यानी 2 दिसंबर को नए विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव कराया जाएगा। अगर एक से अधिक उम्मीदवार मैदान में रहे तो मत विभाजन से स्पीकर चुना जाएगा। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी के वरिष्ठ नेता और पूर्व मंत्री प्रेम कुमार को विधानसभा का नया स्पीकर बनाया जा सकता है। 202 के आंकड़े के साथ एनडीए का स्पीकर चुना जाना तय है। लेकिन सवाल है कि क्या 35 सीटों पर सिमटा विपक्ष भी इस पद के लिए कोई प्रत्याशी देगा? क्योंकि 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव के बाद एनडीए के पास बहुमत था, फिर भी महागठबंधन ने अध्यक्ष पद के लिए प्रत्याशी दिया था। जिस तरह से एनडीए गठबंधन एकजुट है और कल अगर स्पीकर पद का चुनाव होता है तो वैसी कोई संभावना तो नहीं दिखती है जिसमें एनडीए गठबंधन के बीच में कोई समीकरण जो है इधर से उधर होने की बात हो रही हो। तो अगर कोई वैसा विकल्प नहीं है तो उस स्थिति में चूंकि स्पीकर का पद नंबर का खेल है और उस नंबर में एनडीए काफी मजबूत और काफी कंफर्टेबल है, इसलिए मुझे नहीं लगता है कि विपक्ष जो है वो अपना उम्मीदवार उतारेगी। वहीं इस बार विधानसभा में कमजोर विपक्ष नीतीश सरकार के लिए वरदान जैसा है। एनडीए के पास असाधारण बहुमत यानी 202 का आंकड़ा है। ऐसे में सरकार को विधायी कार्य करने में कोई मुश्किल नहीं होगी, जबकि 35 सीटों पर विपक्ष के लिए सरकार को घेरने और महागठबंधन को संगठित रखने की चुनौती होगी। वहीं नजरें 5 सीटों वाली एआईएमआईएम और 1 विधायक वाली बीएसपी के रुख पर भी टिकी होंगी। विपक्ष लोकतंत्र का एक मजबूत स्तंभ होता है और जो जन सरोकार के मुद्दे होते हैं उसको लेकर के विपक्ष हमेशा सरकार को घेरती है। और खास करके अभी तो पहला सत्र शुरू होने जा रहा है ना, जो इनके संकल्प पत्र हैं सरकार के, उन संकल्पों पर तो निश्चित रूप से विपक्ष घेरा करती है, लेकिन कमजोर विपक्ष है, इसलिए ये बहुत मुझे नहीं लगता है कि जो इनके विरोध होंगे उसका कोई बहुत असर पड़ेगा। बिहार विधानसभा के लिए सरकार डिजिटल और विधायी एजेंडा के साथ तैयार दिख रही है। वहीं महागठबंधन ने भी तेजस्वी यादव को नेता प्रतिपक्ष चुनकर रणनीति बनाने में देर नहीं की। देखना होगा कम संख्या होने के बावजूद क्या विपक्ष सरकार के लिए चुनौती बनता है या हार की मार से विपक्ष में बिखराव दिखता है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो आगे बढ़ते हैं। भड़काऊ बयान और सियासत में भूचाल। जी हां, जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी ने कहा, जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। बस इतना कहना था कि मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हिंदू संगठनों और बीजेपी नेताओं का गुस्सा सड़कों पर आ गया। भोपाल में पुतला फूंका गया, जूते चप्पलों की माला पहनाई गई और कानूनी कार्रवाई की मांग अब जोर पकड़ चुकी है। ऐसे में सवाल यह कि क्या मदनी जानबूझकर विवाद खड़ा कर रहे हैं या किसी एजेंडे के तहत देश में तनाव बढ़ाने की कोशिश है? जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद हो। मुश्किलात जिंदगी की अलामत है। मुर्दा कौमें मुश्किलात में मुब्तला नहीं होती, वो तो सरेंडर कर देती है। वो कहेंगे वंदे मातरम पढ़ो तो पढ़ना शुरू कर देंगे। जमीयत उलमाए हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी के इस बयान पर बवाल खड़ा हो गया है। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक हिंदू संगठनों और बीजेपी के नेताओं का गुस्सा फूट पड़ा है। भोपाल में विश्व हिंदू परिषद
और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए मदनी का पुतला फूंका। प्रदर्शनकारियों ने पुतले पर जूते चप्पलों की माला पहनाई और नारेबाजी करते हुए कानूनी कार्रवाई की मांग की है। सबसे बड़ा हमला विश्व हिंदू परिषद का है। बीएचपी ने सीधे सवाल पूछे हैं कि मदनी बताएं कि देश में जुल्म कहां हो रहा है। बीएचपी नेताओं का आरोप है कि मौलाना मदनी जुल्म, जन्नत और जिहाद जैसे नारे देकर देश के मुसलमानों को भड़का रहे हैं। हमारे जो वीर सैनिक हैं वंदे मातरम बोल करके अपनी जान स्वाहा कर देते हैं। ऐसे सब वीरों का अपमान इस जिहादी तंजीम के सरगना ने किया है। मौलाना महमूद मदनी के बयान का विरोध सिर्फ हिंदू संगठन ही नहीं कर रहे हैं, बीजेपी भी पूरी तरह से आक्रामक है। मध्य प्रदेश से लेकर दिल्ली तक बीजेपी नेताओं ने सवाल दाग दिए हैं। बीजेपी नेताओं ने पूछा है कि मदनी किसके खिलाफ जिहाद चाहते हैं। भारत में रहते हुए बार बार वो जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। भारत में रहते हुए आखिर वो बार बार जिहाद शब्द का इस्तेमाल क्यों कर रहे हैं। यूपी सरकार में मंत्री दानिश आजाद ने तो यहाँ तक कह दिया कि मदनी मुसलमानों को गुमराह करते हैं, उन्हें मुसलमानों की भलाई से कोई लेना देना नहीं है। ऐसी होने का ढोंग रचने वाले कुछ लोग, उन्होंने हमेशा मुसलमानों को गुमराह करने की नीयत के साथ काम किया है। ऐसे बयान साफ और स्पष्ट जाहिर करते हैं कि मुसलमानों के विकास से इन लोगों को कतई मतलब नहीं है। वहीं केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने भी मदनी के बयान पर तीखी प्रतिक्रिया दी है। सिंधिया ने कहा है कि लोकतंत्र के किसी भी स्तंभ, खासकर न्यायपालिका पर ऐसी घटिया टिप्पणी कोई कैसे कर सकता है। सिंधिया का संकेत साफ था कि मदनी का बयान सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि खतरनाक भी है। प्रजातंत्र की किसी भी स्तंभ को, खास करके हमारे न्यायालय पर किसी व्यक्ति को ऐसी ओछी टिप्पणी कभी नहीं करनी चाहिए। हालांकि बयान पर बवाल होने के बाद मौलाना मदनी अब सफाई दे रहे हैं। मदनी ने अपने बयान पर सफाई देते हुए कहा कि जिहाद का मतलब हिंसा नहीं बल्कि अन्याय के खिलाफ संघर्ष है। लेकिन मदनी के बयान से पैदा हुआ तूफान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बहरहाल एक तरफ मदनी सफाई दे रहे हैं तो दूसरी तरफ बीजेपी और हिंदू संगठन उन्हें समाज में तनाव फैलाने और देश विरोधी बयानबाजी करने वाला नेता बता रहे हैं। ऐसे में विवाद कितना लंबा चलेगा ये तो वक्त बताएगा, लेकिन फिलहाल मदनी चारों तरफ से घिर चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और अब बात समंदर में आत्मनिर्भर भारत के हुंकार की। हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत लगातार बढ़ती जा रही है। नवंबर महीने में महज 4 दिनों के अंतर में भारतीय नौसेना को 2 स्वदेशी और ताकतवर युद्धपोत आईएनएस माहे और आईएनएस तारागिरी मिले हैं। स्वदेशी एंटी सबमरीन युद्धपोत आईएनएस माहे जो तटीय इलाकों में दुश्मन पनडुब्बियों को खोजकर नष्ट करेगा, वहीं ब्रह्मोस से लैस स्वदेशी स्टील्थ फ्रिगेट तारागिरी समंदर का घातक युद्धपोत है। पीएम मोदी ने भी मन की बात में नौसेना की ताकत और आत्मनिर्भरता का जिक्र किया, जिससे चीन और पाकिस्तान की टेंशन बढ़ी हुई है। हिंद महासागर में भारत की दहाड़, समंदर में आत्मनिर्भर भारत की हुंकार, माहे बनेगा चीन पाकिस्तान का काल, समंदर में दिखेगी तारागिरी की दादागिरी। हिंद महासागर में भारत की दहाड़ की ये 2 तस्वीरें हैं। समंदर में आत्मनिर्भर भारत की हुंकार की ये 2 तस्वीरें हैं। पाकिस्तान और चीन की टेंशन बढ़ाने वाली ये 2 तस्वीरें हैं। पाकिस्तान परेशान है, चीन टेंशन में है। मुल्ला मुनीर के माथे पर माहे के डर की लकीरें दिख रही हैं। कभी समंदर में दादागिरी करने वाले चीन को अब तारागिरी का डर सता रहा है। वहीं दुश्मनों की टेंशन को और बढ़ाने की रही सही कसर पीएम मोदी ने मन की बात में इस ताकतवर स्वदेशी पोत का जिक्र करके पूरी कर दी। पीएम मोदी ने बताया कि कैसे भारतीय नौसेना आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। प्यारे देशवासियों, जब भारत के सुरक्षा तंत्र को मजबूती मिलती है तो हर भारतीय को गर्व होता है। पिछले हफ्ते मुंबई में
आईएनएस माहे को भारतीय नौसेना में शामिल किया गया। कुछ लोगों के बीच इसके स्वदेशी डिजाइन को लेकर खूब चर्चा रही। वहीं पुडुचेरी और मालाबार कोस्ट के लोग इसके नाम से ही खुश हो गए। दरअसल इसका माहे नाम उस स्थान माहे के नाम पर रखा गया है जिसकी एक समृद्ध ऐतिहासिक विरासत रही है। केरला और तमिलनाडु के कई लोगों ने इस बात पर गौर किया कि इस युद्धपोत का क्रेस्ट, उरुमी और कलारियापट्टू की पारंपरिक लचीली तलवार की तरह दिखाई पड़ता है। ये हम सबके लिए गर्व की बात है कि हमारी नौसेना बहुत ही तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर कदम बढ़ा रही है। 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाएगा और नौसेना दिवस के ठीक पहले नवंबर महीने में महज 4 दिनों के अंतर पर भारतीय नौसेना को 2 स्वदेशी ताकतवर पोत आईएनएस माहे और आईएनएस तारागिरी और पीएम मोदी का अपने मन की बात में इसका जिक्र करना दुश्मनों को संदेश साफ और कड़ा है। हिंद की तरफ नजर भी उठाया तो महासागर में तुम्हारा काल खड़ा है। हमारी नेवी के पास फिलहाल 150 से ज़्यादा शिप्स और सबमरीन हैं। भारत सरकार ने यह तय किया है कि आने वाले 2 दशक के अंदर और भी 30 शिप्स और सबमरीन्स इंडियन नेवी को ज्वाइन करेंगे। इसके तहत कोची शिपयार्ड, मजगांव डॉक लिमिटेड और गार्डन रीच वर्कशॉप को हर 2-3 साल में एक वॉरशिप को कमीशनिंग करना पड़ेगा। दुश्मनों के लिए आईएनएस माहे और आईएनएस तारागिरी काल क्यों माना जा रहा है, उसके पीछे की वजह जान लीजिए। सबसे पहले तारागिरी की बात करें तो ये एक ऐसा जहाज है जो चुपचाप समुद्र की सतह काटता हुआ दुश्मन की निगाहों से ओझल रह सकता है और पल भर में प्रहार कर सकता है। ये स्टील्थ टेक्नोलॉजी उच्च मारक क्षमता और स्वचालन से लैस है। तारागिरी कोई सामान्य युद्धपोत नहीं है बल्कि चलता फिरता युद्धक किला है। ये फ्रिगेट आधुनिक हथियारों से भरा एक तैरता हुआ किला है। ब्रह्मोस सुपरसोनिक मिसाइल सिस्टम, एमएफ स्टार रडार, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल, साथ ही 76 mm SRGM, 30 mm और 12.7 mm के क्लोज इन वेपन सिस्टम से लैस है। दुश्मन की पनडुब्बियों को मात देने के लिए एंटी सबमरीन रॉकेट और टॉर्पीडो भी लगाए गए हैं। वहीं तारागिरी 75% स्वदेशीकरण के साथ आत्मनिर्भर भारत की मिसाल है। वहीं आईएनएस माहे की बात करें तो इसे साइलेंट सबमरीन हंटर कहा जाता है। इस जहाज का नाम केरल के समुद्री शहर माहे के नाम पर रखा गया है। आईएनएस माहे 80% स्वदेशी उपकरणों से लैस है। दुश्मन पनडुब्बियों को तलाशने, ट्रैक करने और नष्ट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ये 78 मीटर लंबा, 11 मीटर चौड़ा और 1100 टन वजनी है। इसमें अत्याधुनिक सोनार सिस्टम और एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, मल्टी फंक्शन रडार और खास पनडुब्बी खोजने वाली टेक्नोलॉजी से लैस है। वहीं हथियारों की बात करें तो इसमें हल्के लेकिन घातक टॉर्पीडो, एंटी सबमरीन रॉकेट लॉन्चर, 30 mm की रिमोट कंट्रोल गन और समुद्र में माइंस बिछाने की सुविधा भी है। इंडियन नेवल शिप माहे जो है वो एक माइन स्वीपर है और बेहतरीन तरीके से कोचिन शिपयार्ड में बनाया गया। गौरतलब बात है कि युद्ध की स्थिति में इसका इस्तेमाल पाकिस्तान के तटीय क्षेत्र पर जो माइंस समुद्री सुरंगें लगाई जाएंगी उनके क्लियरेंस के लिए किया जाएगा। इसी तरह से आईएनएस तारागिरी जो है वो एक गाइडेड मिसाइल फ्रिगेट है, यानी इस पर सतह से सतह पर मार करने वाली लॉन्ग डिस्टेंस मिसाइलें लगी हैं। पहले आईएनएस विक्रांत पर पीएम मोदी ने दिवाली मनाकर दुश्मनों को कड़ा संदेश दिया और अब समंदर के 2 ताकतवर और स्वदेशी युद्धपोत के जरिए भारत ने बता दिया है आकाश के अनंत से समंदर की गहराई तक भारत के अभेद किले को भेद पाना अब नामुमकिन है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो ये आपने देखा कि हिंद महासागर में भारतीय नौसेना की ताकत कैसे बढ़ती जा रही है और वो भी स्वदेशी उपकरणों से लैस युद्धपोत के जरिए। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं टेरर मॉड्यूल के पर्दाफाश की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने आज देश के 3 अलग अलग राज्यों से संदिग्ध आतंकियों को गिरफ्तार किया है। एक संदिग्ध आतंकी पंजाब
तो दूसरा संदिग्ध आतंकी एमपी और तीसरा संदिग्ध आतंकी यूपी का रहने वाला है। इन संदिग्धों को लेकर कई चौंकाने वाले खुलासे भी सामने आए हैं। इन संदिग्ध आतंकियों ने बड़ा प्लान बना रखा था और अगर ये शिकंजे में नहीं आते तो कई घटनाओं को ये अंजाम दे डालते। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इन 3 संदिग्ध आतंकियों के तार जुड़ रहे हैं आतंकी शहजाद भट्टी से। यह आतंकी शहजाद भट्टी है कौन, इसकी पूरी कुंडली अब आपको बताने जा रहे हैं। ध्यान से सुनिए। पाकिस्तान में यह शहजाद भट्टी जन्मा और दुबई में बैठकर नेटवर्क चलाता है। 2024 में शहजाद भट्टी सुर्खियों में आया था। बलूचिस्तान से भी शहजाद भट्टी का संबंध है। फारूक खोकर गैंग का यह मेंबर रहा है। हथियार तस्करी की साजिश में शामिल रहा है। बाबा सिद्दीकी जो कि एनसीपी नेता और पूर्व मंत्री जिनकी हत्या हुई, उस हत्याकांड से भी कनेक्शन। दरअसल हत्याकांड के मुख्य आरोपी जिशान अख्तर को देश से बाहर भगाने में शहजाद भट्टी ने मदद की थी। लेकिन इन संदिग्ध आतंकियों पर एक और बड़ा खुलासा हुआ, यह आपको बताने जा रहे हैं। आतंकियों पर बड़ा खुलासा क्या है? 3 संदिग्ध आतंकियों का अलग अलग राज्यों से संबंध। 19 साल का संदिग्ध आतंकी हरगुनप्रीत पंजाब का है। 19 साल का विकास मध्य प्रदेश के दतिया का रहने वाला है और यूपी के बिजनौर का रहने वाला है आरिफ, तीसरा संदिग्ध आतंकी। और ये संदिग्ध आतंकी शहजाद भट्टी से सीधे संपर्क में थे, आईएसआई के लिए काम कर रहे थे। गुरदासपुर थाने के बाहर हैंड ग्रेनेड फेंका था। कई जगहों पर हैंड ग्रेनेड फेंकने की तैयारी में भी ये संदिग्ध आतंकी थे और इसके लिए इन्होंने आतंकियों ने कई जगहों की बाकायदा रेकी की थी। फोन से रेकी के वीडियो चैट्स, वॉइस नोट्स भी मिले हैं। तो कई टारगेट निशाने पर थे और उससे पहले ही इन्हें दबोच लिया गया और शहजाद भट्टी की अब कुंडली भी खंगाली जा रही है। लेकिन 3 आतंकियों की गिरफ्तारी और उसके आईएसआई एजेंट शहजाद भट्टी से कनेक्शन को लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और आतंकियों के बारे में कई अहम खुलासे किए। सुनिए। एक मॉड्यूल बस्ट किया है जिसको पाकिस्तान नेशनल एक शहजाद भट्टी, और इसमें 3 लोग अरेस्ट किए गए हैं। हरगुनप्रीत सिंह 19 साल का पंजाब का है। दूसरा आदमी इसमें जो है वो एक प्रजापति है जो कि विकास प्रजापति 19 साल का, ये लड़का दतिया मध्य प्रदेश का है। और तीसरा एक आरिफ है जो कि बिजनौर उत्तर प्रदेश का है। जो शहजाद भट्टी है ये बाहर से डायरेक्शंस देता था और इस ग्रुप को अपने एसोसिएट्स के साथ डायरेक्टली भी और अपने एसोसिएट्स के साथ हैंडल कर रहा था। और यंग लड़कों को जिनको ये सोशल मीडिया ऐप्स के थ्रू या अपने दूसरे कॉन्टैक्ट्स के थ्रू रिक्रूट करते थे, उनको इस्तेमाल करके टेरर एक्टिविटीज़ चला रहा था। इन्होंने अभी 25 तारीख को गुरदासपुर सिटी स्टेशन में सिटी पुलिस स्टेशन जो है उसके सामने एक हैंड ग्रेनेड फेंका गया था, वो इसी ने एग्जीक्यूट किया था और यही लड़के उसमें इन्वॉल्व थे जिनको पकड़ा गया है। इसके अलावा इनके टारगेट्स पे और भी कई जगह थी जहाँ पे इस ग्रुप को, जहाँ की इन्होंने वीडियोग्राफी की थी, रेकी की थी और इनको फेंकना था। तो एक तरफ पाकिस्तान में बैठकर मुल्ला मुनीर भारत के खिलाफ साजिश रचता है, आईएसआई के जरिए आतंकी वारदातों को अंजाम देने के लिए आतंकियों को पालता पोसता है, लेकिन उसकी कुर्सी खतरे में है। भले ही जनरल मुनीर को सीडीएफ की कमान मिल गई हो, लेकिन मुनीर के खिलाफ खेल होने जा रहा है। और खबर है कि पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ अब फिर से एक्टिव हो गए हैं। सूत्रों के मुताबिक नवाज शरीफ फिर से पीएम बनने जा रहे हैं और असीम मुनीर की कुर्सी जाने वाली है। कैसे, ये रिपोर्ट दी। पाक में सियासी संकट, नवाज का नया नाटक। मुनीर के खिलाफ साजिश, नवाज की पार्टी की नई कोशिश। नवाज शरीफ का अरमान, पाकिस्तान में घमासान। पाकिस्तान हमेशा से अपनी सियासी संकट के लिए मशहूर रहा है और यहां कब सैन्य तख्ता पलट हो जाए ये किसी को नहीं पता। एक बार फिर से पाकिस्तान में सियासी संकट की आहट सुनाई देने लगी है। शहबाज शरीफ ने मुल्ला मुनीर को असीम शक्ति प्रदान की। पाकिस्तान के पूर्व पीएम नवाज शरीफ
मुनीर को उसके पद से हटाने की साजिश रच रहे हैं, लेकिन निशाना इमरान खान पर साध रहे हैं। उनका अदब था, न कुछ छोटों का प्यार था। पता नहीं शायद क्रिकेट खेलने आए थे, वो ही खेलते रहे यहाँ पे 5 साल। अफसोस है इस बात का। और बड़े छोटों का एहतराम खत्म कर दिया इन्होंने, तो पाकिस्तान मुल्क का, कौम का दिवालिया निकाल दिया, हमारे खारजा अमूर का दिवालिया निकाल दिया। IMF को फिर हमारे सर पे ला के बैठा दिया। मैंने उनसे जान छोड़ाई थी, एक दोबारा उसको वापस ले आए। सूत्रों के मुताबिक अभी नेशनल असेंबली में नवाज शरीफ की पार्टी PMLN को मेजॉरिटी मिली हुई है। इसका मतलब यह है कि पार्टी को अब कोई भी फैसला पास करने के लिए पाकिस्तान पीपुल्स पार्टी के सपोर्ट की जरूरत नहीं है, और ना ही PPP अपनी पोजीशन का इस्तेमाल PMLN को ब्लैकमेल करने के लिए कर सकती है। दरअसल नवाज शरीफ अब प्रधानमंत्री बनना चाहते हैं, क्योंकि PMLN अब किसी के दबाव में नहीं आएगी, और इस मकसद के लिए वो संविधान में 28वां अमेंडमेंट लाने का प्लान बना रहे हैं। इस बदलते पॉलिटिकल सिचुएशन में ये भी अंदाजा लगाया जा रहा है कि CDF आसिफ मुनीर को हटाया जा सकता है। वजह यह है कि पाकिस्तान सरकार ने अभी तक उन्हें CDF के पद पर अपॉइंटमेंट करने का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है। कहा जा रहा है कि नवाज असीम मुनीर को चीफ के तौर पर लाइफ टाइम टेन्योर देने का नवाज शरीफ विरोध कर रहे हैं। सूत्रों का कहना है कि असीम मुनीर को लाइफ टाइम के लिए CDF अपॉइंट करने पर आर्मी के अंदर काफी टेंशन है। नहीं, नवाज शरीफ प्रेसिडेंट के पद से आसिफ अली जरदारी को भी हटाना चाहते हैं। मतलब साफ है कि पाकिस्तान एक बार फिर से सियासी संकट की ओर बढ़ रहा है, और अगर ऐसा होता है तो ये पाकिस्तान के नागरिकों के लिए अच्छी खबर नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल इन दिनों पाकिस्तान में है कि पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान जिंदा है या नहीं। और ऐसी खबरें लगातार सामने आ रही हैं। कुछ दिनों से उनकी सेहत और ऐसी अफवाहें फैल रही हैं। ऐसा कहा जा रहा है कि इमरान खान की जेल में मौत हो चुकी है, और इसलिए उनके बारे में कोई जानकारी नहीं दी जा रही है। रावलपिंडी की अडियाला जेल में बंद इमरान खान को लेकर पाकिस्तान में रावलपिंडी से लेकर इस्लामाबाद तक और लाहौर से लेकर पेशावर तक कोहराम मचा हुआ है। इमरान खान की 3 बहनें अडियाला जेल के सामने डटी हुई हैं और पूछ रही हैं कि उनकी मुलाकात जेल में बंद इमरान खान से क्यों नहीं कराई जा रही है। इमरान और जेमिमा खान के बेटे कासिम ने जेल में बंद इमरान खान के जिंदा होने का सबूत भी मांगा है। इधर इमरान की पार्टी PTI के सांसदों ने संसद के बाद अब हाईकोर्ट के बाहर प्रदर्शन का फैसला किया है। सड़क से संसद तक इमरान खान को लेकर कोहराम मचा हुआ है। इमरान की सेहत को लेकर अब संसद में भी आवाजें गूंजने लगी हैं। की कोई भी मुलाकात नहीं कराई जा रही। यहाँ पे गवर्नर थे सिंध के और नवाज शरीफ के स्पोक्स पर्सन मोहम्मद जुबैर, वो बताते हैं कि नवाज शरीफ जब जेल में थे हर हफ्ते 100 से 150 लोग आराम से मुलाकात करते थे। क्यों इमरान खान को कंप्लीट आइसोलेशन में रखा गया है? कम से कम उनके डॉक्टर को उनसे मिलने दिया जाए। पूरी अवाम में तशवीश पाई जाती है और हमें अभी जवाब चाहिए यहाँ से कि क्या वजह है, वो कौन सा कानून है और वो कौन से प्रेजेंट रूल्स हैं जिनके मुताबिक इन्होंने किया हुआ है। अगले 24 घंटे के अंदर अंदर इमरान खान से मुलाकात करवाई जाए। जानकारी के मुताबिक तमाम PTI सांसद इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर विरोध प्रदर्शन का प्लान बना रहे हैं। इस प्रदर्शन के बाद वो अडियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रही इमरान की बहनों के साथ प्रदर्शन का प्लान कर रहे हैं। वहीं शहबाज की पार्टी लगातार इमरान पर हमला बोल रही है, लेकिन जेल में इमरान खान कैसे हैं, उन्हें किस तरह से रखा गया है, इस पर चुप्पी साधे हुए हैं। मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ ने इसी कुर्सी पर खड़े होकर कहा था कि मैं मिसाके मईशत करने को तैयार हूं, आओ हमारे से बात करो। और ये उस वक्त कहते थे, नारे लगाते थे, बुरा भला कहते थे, हम तो इस मुल्क की बात कर रहे थे। जनाब स्पीकर, अब भी आपने एक बार नहीं, आपने यहाँ से कई बार मुज़ाकरात की कॉल की। यादें माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। इनकी जो सिलेक्टिव मेमोरी है और इनकी जो सिलेक्टिव मोरालिटी है, मेरा सब ठीक है, तुम्हारा सब बुरा है, ये इस मुल्क में नहीं चलेगा। जनाब स्पीकर,
इमरान खान का परिवार और समर्थक वकील डॉक्टर भी उनसे मिलने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुके हैं, लेकिन असीम मुनीर भी जिद पर अड़े हैं। अब सवाल ये है कि ऐसा आखिरकार क्यों? तो क्या असीम मुनीर को डर लग रहा है कि कहीं इमरान खान अपने समर्थकों को कोई ऐसा मैसेज तो नहीं दे देंगे जिससे पाकिस्तान में मुनीर के खिलाफ विद्रोह की आंधी आ जाएगी? हालांकि ये वक्त ही बताएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार भी रिपब्लिक भारत पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बने रहिए हमारे साथ। डेट्स नहीं है मतलब क्या? केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया से मन जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी।